नमस्कार। भारत अन्न शुद्धि पद यात्रा का ये 9वां दिन है और ये पेट्रोल पंप है मांड ईस्ट, जहां हमने कल यात्रा को विराम दिया था। आज 9वें दिन की यात्रा शुरू हो रही है और कोशिश थी कि आज हम जम्मू पहुंच पाएँ, लेकिन जम्मू यहाँ से लगभग अभी 58-60 किलोमीटर दूर है, तो जो बहुत मुश्किल लग रहा है चलना। अब लगता है कल ही जम्मू पहुँच पाएंगे, बाकी देखते हैं कि कितना मैं आज दिन भर में चल पाता हूँ। थोड़ा मौसम में बादल हैं, लेकिन अगर बारिश हुई तो वो भी एक होगा कि देखना पड़ेगा कि थोड़ा यात्रा थोड़ी देर को रोकनी पड़ेगी। बाकी प्रभु के ऊपर है और मैं यात्रा शुरू कर रहा हूँ आज 9वें दिन की। आप अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए और हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा के जरिए मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शुद्ध भोजन कैसे उपलब्ध हो सकता है, और हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं इसके प्रति। लेकिन देखिए, दो बातें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से जागरूक हैं, अवेयर हैं, और बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो जो नहीं है, हम उन तक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अवेयर हो जाइए, किसान भी और बाकी लोग भी। लेकिन जो लोग पहले से जागरूक है वो क्या करें? तो अवेयर होना भर काफ़ी नहीं है, अब उन्हें कुछ आचरण में भी परिवर्तन करना होगा, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने होंगे। जैसे कि अवेयरनेस है कि मेरे भोजन में केमिकल नहीं होने चाहिए, मुझे शुद्ध भोजन करना चाहिए। लेकिन आचरण कैसा हो? आचरण होना चाहिए कि ठीक है भाई, मैं हफ्ते में एक बार वो भोजन करूँगा जो किसान के खेत से आए, जो केमिकल फ्री हो, ऐसा भोजन मैं करूँगा। आज बहुत उमस है, मेरे कपड़े भी एकदम गीले हैं सारे, और बादल है। थोड़ा बचाव धूप से तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन उमस काफ़ी है चलने में। मेरा नाम गौरव है और हम एक पदयात्रा कर रहे हैं जिसका नाम है भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। ये पदयात्रा जो है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर लंबी है। और इस पदयात्रा का जो मकसद है वो है शुद्ध भोजन। और किसानों से हमें बोल रहे हैं कि आप जो है अपना सामान सीधे ग्राहक तक पहुंचाओ, उससे ये होगा आपको सीधे आमदनी मिलेगी। मैं यही बोल रहा हूँ कि किसान को 4 प्रोडक्ट के साथ शुरू करना चाहिए बेचना अपना सामान, चाहे वो घी बेचे, तेल बेचे, या कोई आटा बेचे, या कोई भी जो भी उसके यहाँ उपज हो रही है। हम लोगों को एक संकल्प लेने के लिए बोल रहे हैं शहरों में, कस्बों में, कि आप लोगों को एक दिन कम से कम ऐसा सप्ताह का तय करना चाहिए कि जिस दिन आप ये कहो कि ये जो मैंने भोजन किया है मेरी रसोई में, ये देसी है, ये स्थानीय किसी किसान का है और उसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। एक दिन तो ऐसा बनाना चाहिए। क्या आपको लगता है संभव है, या कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं गांव में? ये बहुत मुश्किल काम है ये। सर ये बहुत मुश्किल काम है, वो नहीं हो पाएगा जी, क्योंकि इधर बंदर ही बहुत है। क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये समझिए, बंदर जो है घी तो नहीं पिएगा, घी तो नहीं, बंदर दूध तो नहीं पिएगा, आप समझो। तो बंदर तो हो सकता है ना कि बंदर सब्जी खा ले, है ना? वो बंदर तो हर जगह है, बंदर तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन बंदर ऐसा नहीं कर सकता ना गाय का दूध पी जाएगा। अच्छा, आपके गांव में क्या पैदावार होती है? सब बंदर ही खाते हैं। इधर अब कुछ नहीं लगा सकते। नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ तो होता होगा गांव में। जब गांव है तो गांव के लोगों को जीवन यापन कैसे चलता है? सर हम कुछ नहीं लगा सकते इधर। देखो अब एक हल्दी लगती है। हाँ, हल्दी लगती है और एक मिर्ची। तो हल्दी बंदर खाता है? अदबी लगती है। हल्दी खाता है बंदर? खाता तो नहीं है सर, और वो जब वो लगाते हैं ना, वो देखते हैं कि ये जमीन खोदी हुई है, वो लगाने से लगा के साइड में पीछे से निकाल लेंगे। मैं सर नहीं, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो गांव में 0 पैदावार होती है? कुछ नहीं होता, एक बोरी भी गांव से नहीं निकलती? कुछ नहीं जी। अच्छा, तो फिर लोग कैसे जीवन यापन कैसे करते हैं? वही दिहाड़ी मुझे पक्का लगा के। अच्छा, क्या करना? तो मतलब तेल भी नहीं होता इस गांव में, सरसों भी नहीं होती? सर कुछ नहीं, आप कुछ लगा के, मैंने ये बोला कुछ लगा के साइड में हो ना, वो निकाल लेंगे। तेल कैसे होगा सर? लगाएंगे वो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, कुछ नहीं छोड़। तो हल्दी, अदरक,
कोई अरबी होती है, अरबी भी नहीं होती? हाँ अरबी होती है। उसको नहीं खाते, उसको नहीं खाते, मगर नुकसान करेंगे भाई। नुकसान कर देंगे ना, उखाड़ देंगे उसको। अच्छा, कुछ और जो चीज़ खाने वाली नहीं है ना उनकी, उनको उखाड़ देंगे वो। तो मतलब फिर गांव में लोग खेती क्या करते हैं? सर कुछ नहीं करते हैं, क्या करेंगे? अभी जैसे थोड़ी बहुत बरसात पड़ गई तो थोड़ी मिर्ची लगा देंगे, भिंडी लगा देंगे, वो भी बहुत ढक के रखेंगे, नहीं तो नहीं, वो भी अपने खाने के लिए। मिर्ची होती है नहीं होती? वो भी होती है अपने गुजारे के लिए, अपने गुजारे के लिए कर सकते, बाकी आम नहीं कर सकते। प्याज, आलू, वो इधर कुछ नहीं छोड़ते हमारे। बड़ी विचित्र स्थितियां हमने आज सुनी। काफ़ी आतंक हमने गांव में देखे, पिक्चरों में देखे। गब्बर का आतंक था, किसी डकैत का, डाकू का आतंक था, लेकिन ये गांव गजब है क्योंकि यहाँ आतंक है बंदरों का। अच्छा, हमने भी सुना है कि बंदरों का आतंक होता होगा, बंदर सब्जियाँ पता सब्जियाँ खा लेते होंगे। जब मैंने बात करनी शुरू की यहाँ के लोगों से, प्रधान जी से, उनके बाकी लोगों से, तो मैंने पहला सवाल पूछा कि जी आप क्या कौन सी फसल होती है? तो उन्होंने कहा बंदर खा जाते हैं। तो मैंने कहा बंदर इसको तो नहीं खाते? तो उन्होंने कहा बंदर इसको खाते नहीं है, इसको खराब कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये तो, मैंने फिर दूसरी फसल का नाम लिया, तीसरी का नाम लिया, तो उन्होंने बताया कि आप मतलब सुन के जितनी भी फसलों के नाम लेंगे आप सिर्फ ताज्जुब करेंगे कि बंदर यहाँ कुछ नहीं छोड़ते हैं। और पहले मुझे भी ऐसा लगा यार हो सकता है ऐसे जवाब मिल रहे होंगे मुझे कि जी कुछ नहीं छोड़ते बंदर, लेकिन वाकई में इस गांव में ऐसी स्थिति है कि बंदर इस गांव में कुछ पैदा नहीं छोड़ते। मैंने उनसे पूछा कि घी को तो बंदर कुछ नहीं कर सकते, गाय का दूध थोड़ी बंदर पी सकते। मैंने कहा कि गांव का जो है गाय का दूध थोड़ी पी सकता है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम गाय को भी बड़ी मुश्किल से बांध के रखते हैं क्योंकि क्या बताया सर, आप बताइए। चोर ले जाते हैं, चोर ले जाते हैं। किसी प्रशासन की तरफ से उसके लिए कुछ होता है? कभी नहीं। सब शासन ने किया था पहले बंदरों को पकड़ने का, हम पकड़ के उसको आगे पीछे छोड़ते थे। जो बाहर के लोग आते थे वो हमारे इधर छोड़ देते हैं, हम इधर से आगे छोड़ते हैं, और रात को कोई आता है हमारे छोड़ देता है। मतलब आप अपने गांव में इतनी फसल भी नहीं पैदा कर सकते कि खुद खा पाए? नहीं सर। आप देख रहे हैं, मतलब ये सारी मतलब स्थितियां भी मिलेंगी। मैंने नहीं सोचा था कभी कि कोई गांव ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे बंदर जो है उसका इतना बड़ा आतंक हो कि एक फसल का एक हिस्सा भी नहीं गांव वालों को मिलता हो। सारे रोटी बनाते हैं ना घर में जी, तो दरवाजा बंद करके बनाएंगे, जो खुला रहेगा तो बंदर अंदर घुस जाएगा। नहीं, ये तो मैंने बहुत ही विचित्र बात सुनी है पहली बार कि बंदरों का ऐसा आतंक कि फार्मर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही गजब बात है। मेरे पीछे देखिए बहुत सुंदर जगह है, टनल पार करके कितनी सुंदर ये जगह है ना। लेकिन उमस बहुत है, गर्मी बहुत है, और इस उमस और गर्मी की वजह से थोड़ी थकावट शाम में ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी मैं लगभग 45-50 मिनट और चलूँगा, उसके बाद आज यात्रा का 9वें दिन को विश्राम दूंगा। तो मुझे लगता है आज तो 30 किलोमीटर से ज़्यादा होगा ही होगा पक्का। या तो मुझे पहले दिन बहुत पसीना आया था, उस दिन काफ़ी हालत ख़राब थी, या फिर आज वाले दिन 9वें दिन। आज बहुत थोड़ा सा थका हूँ, बाहरी रूप से वो सब शरीर की थकान है, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी थका नहीं हूँ। अभी बहुत सारी दूरी तय करनी है कन्याकुमारी तक, हज़ारों किलोमीटर चलना है। और इस देश में हर मोड़ पर, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में एक खूबसूरत कहानी मिलती है, खूबसूरत लोग मिलते हैं। फिर उन तक पहुंचना, उनसे सीखना, मुझे लगता है हर पल शायद मैं भी कहीं बदल रहा हूँ, भीतर से एक इंसान के रूप में बदल रहा हूँ, बहुत कुछ उनसे सीख रहा हूँ और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ हर दिन। बहुत सारे बंदर हैं यहाँ, बहुत सारे बंदर। मैं बस डरते डरते चल रहा हूँ उनसे। इतने बंदर हैं यहाँ पे, जो गांव वालों ने बताया वो बिल्कुल सही था। इतने सारे बंदर हैं, मेरी तरफ देख भी रहे हैं, है ना। बंदरों का बहुत ज़बरदस्त आतंक है। जब वो गांव वाले इतने डरे हुए हैं तो मैं तो फिर भी दूसरे गांव का हूँ, तो सोचिए मेरा क्या होगा। पीछे पीछे भी आ रहे हैं भाई साहब। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। कल 10वें दिन की यात्रा में फिर मिलेगा। प्यार भेजिएगा, खूब सारा प्यार भेजिए, खूब सारा सपोर्ट भेजिए। थैंक यू।